आज बच्चों हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। इसके पहले हम लोग बायो सेवर्ट लॉ को डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर चाहे उसका फार्मूला हो, फिर चाहे डेरिवेशन हो, चाहे बायो सेवर्ट लॉ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका हो, और या फिर उस पर थोड़े मोड़े न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम लोग पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर है। बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक वायर की वजह से, एक फाइनाइट वायर की वजह से, और यहाँ पर हमको जो रूल लगाना है वो रूल लगाना है बायो सेवर्ट लॉ। यानी बायो सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके आपको एक वायर की वजह से किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। और उसके बाद इसका एक दूसरा एप्लीकेशन भी होगा जिसमें हम एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसकी एक्सिस पर और उसके सेंटर पर। यहाँ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बायो सेवर्ट लॉ का। इसीलिए इसको बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन कहा जाता है। किसको? एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मगर बायो सेवर्ट का नियम लगाना ही लगाना पड़ेगा। दूसरा, एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें भी आपको बायो सेवर्ट लॉ को लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको एप्लीकेशन कहा जाता है। आइए मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख करके आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है बच्चों, चलिए इसका पहला एप्लीकेशन देखते हैं। पहला, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। यहाँ पर बच्चों वायर दो टाइप्स के लेने हैं। एक जब वायर होगा इनफाइनाइट वायर होगा, एक इनफाइनाइट वायर होगा, ठीक है। और एक बच्चों जो लेना है वो लेना है फाइनाइट वायर लेना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इनफाइनाइट वाले का निकाल लेंगे और इसका अपने आप हम उसी से कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन हमको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। इसमें भी बच्चों दो केस हमको डिस्कस करने हैं। एक, उसके सेंटर पर निकालना है हमको, कॉइल के सेंटर पर निकालना है, और दूसरा उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट पर निकालना है। तो ये उसके दो एप्लीकेशन हैं और ये दोनों एप्लीकेशन बायो सेवर्ट लॉ के हैं। इसी को हमको वन बाय वन डिस्कस करना है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग पहला वाला डिस्कस करते हैं। इसको रफ करते हैं। अब इसमें ये वाला तो अपने आप पता चल जाएगा, बस अगर हम फाइनाइट वायर की वजह से लिख लें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैविंग फाइनाइट लेंथ, ऐसा लिखते हैं, हैविंग फाइनाइट लेंथ। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा एक डायग्राम। तो आइए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज़ करिए कि ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर है और इस वायर का मैं नाम दे देता हूँ MN। और ये वायर बच्चों कैसा है, ये फाइनाइट वायर है। यहाँ पर लिख देते हैं कि कैसा वायर है, ये फाइनाइट वायर है। ठीक है बच्चों, ये एक फाइनाइट वायर है। अच्छा,
अब इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? तो मैंने कहा यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट P पर यहाँ पर निकालना है। फिर किसी बच्चे ने ये भी कहा कि सर ये बताइए कि इस पॉइंट P को यहाँ 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 कहीं और भी तो ले सकते हैं। तो आंसर है कि नहीं बेटा, इसको एंड पर नहीं लेना है, आपको इसको सेंटर पर रखना है। सेंटर या सेंटर के थोड़ा सा अगल बगल आपको रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप एंड पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसीलिए एंड पर आपको नहीं जाना है, बस आपको सेंटर या सेंटर के अगल बगल ही रखना है। फिर से सुन लीजिए, इसको आपको सेंटर पर ही रखना है, इस वायर के सेंटर पर रखना है। अगर नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे इसको रखिए, एंड पर मत लेके जाइए, क्योंकि एंड पर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको मैंने कहा कि मैंने अभी सेंटर पर नहीं रखा है। सेंटर का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ये आपका एक वायर है तो इस वायर के मिड पॉइंट पर ये पॉइंट P नहीं है। फिर से देखिए, ये जो वायर M और N जो वायर है, ये जो P पॉइंट है, ये इसके इस वायर के, जैसे मान लीजिए कि इस वायर का ये सेंटर पॉइंट है, तो मैं यहाँ से एक लाइन अगर बना दूँ, ये देखिए, और मैं कहूँ ये L/2 है, ये L/2 है, टोटल लेंथ अगर इसकी L है, मान लीजिए ये L है, और मैं कहूँ ये L/2, ये L/2, तो ये पॉइंट मतलब इस वायर के बीचों बीच में है। तो हमको ऐसा नहीं लेना है, हमको ऐसा नहीं लेना है, हमको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे ऐसा कंसीडर करना है। तो मैंने कहा इसको मान लीजिए यहाँ पर ऐसा ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एंड पर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ़ाई 1 और फ़ाई 2 चेंज हो जाते हैं। फ़ाई 1 फ़ाई 2 क्या है अभी आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो आइए मैं यहाँ पर पहले इसको बताता हूँ। तो P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस वायर से P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R या A, मान लीजिए, इसको A मान लिया मैंने, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, A डिस्टेंस हो गई। चलिए, अब इस P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वायर फाइनाइट वायर है। अब अगर इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, और वो भी बायो-सेवर्ट का लॉ लगाना है। बायो-सेवर्ट का लॉ हमेशा किसके लिए लगता है, डीएल सेक्शन के लिए लगता है, छोटे से डीएल सेक्शन के लिए लगता है। यहाँ तो पूरा वायर है, तो हमको क्या करना है कि हम इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन डीएल सेक्शन कट कर लेंगे, और उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस एंड और इस एंड से बनने वाले एंगल का। मतलब यहाँ से यहाँ का एंगल और यहाँ से यहाँ का जो एंगल बनेगा, उसी एंगल के यहाँ से जो एंगल बनेगा और यहाँ से जो एंगल बनेगा, उन्हीं दोनों एंगल के बीच इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक वायर है, और यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा इसका कट कर लें, डीएल, ठीक है। इसमें करंट I फ्लो कर दीजिए वायर में, यहाँ भी I फ्लो होगी तो ये IDL बन जाएगा, ये करंट यहाँ चलेगा, ठीक है। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब देखिए ये वाला एंगल कितना बनेगा, फ़ाई 1, ये वाला एंगल कितना बनेगा बच्चों, फ़ाई 2 बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे वायर की वजह से, और वो भी बायो-सेवर्ट का नियम लगाना है, तो इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन मान लीजिए, है ना, इस सेक्शन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको फ़ाई 1 से फ़ाई 2 तक इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए देखें, इस डीएल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस डीएल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जो बायो-सेवर्ट का नियम मैंने पढ़ाया था, उसमें जो एक वायर होता था, जैसे ये आपके पास एक वायर है और इसका यहाँ से करंट मान लीजिए I है, यहाँ इसका एक डीएल सेक्शन है और इसमें भी करंट I है, तो IDL बन गया। अब यहाँ पर P पॉइंट होता था तो इसको यहाँ से मिला देते थे, तो यहाँ वाला जो एंगल बनता था वो थीटा होता था, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होती थी, R। अगर ये डीएल सेक्शन है तो बच्चों ये एंगल कितना बनेगा, आंसर है थीटा बन जाएगा। ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, इसको थोड़ा साफ साफ लिख दें यहाँ पर, ये एंगल कितना बन जाएगा बच्चों, थीटा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बच्चों, तो ये दूरी है आपकी यहाँ से यहाँ तक का कितनी, डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है। अच्छा, अब बेटा बताइए कि ये वाला जो ये पूरा जो एंगल आपने लिया था, ये कितना लिया है बेटा, फ़ाई 2। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसको हम मान लें फ़ाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल है।
अच्छा, तो अब बताइए कि इस छोटे से dl के कारण r दूरी पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का क्या एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो आंसर है dB, किस पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL और साइन थीटा अपॉन का क्या बच्चों, r का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस इस वायर का छोटा सा सेक्शन dl कट कर लिया, dl सेक्शन कट कर लिया और इसमें करंट I है, तो इस dl के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो बायो-सेवर्ट नियम से मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, इसमें बेटा एक बात देखिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं एक तरीका आपको सिखाता हूँ। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तरीका देखने से पहले यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या गायब करना है, साइन थीटा का टर्म गायब करना है, ये गायब करना है आपको, इसको किसी तरीके से रिमूव करना है। ये जो r स्क्वायर है इसको आपको रिमूव करना है और ये dl का टर्म रिमूव करना है। क्यों बेटा, क्यों, रीज़न देखिए, क्योंकि dl आपने माना है ये गायब होना चाहिए, थीटा आपने बनाया है इसलिए गायब होना चाहिए, r स्मॉल r ये आपने माना है इसलिए ये गायब होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों टर्म को यहाँ से हमको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए मैंने कहा एक आइडिया यहाँ पर ये लगा लेते हैं कि जैसे ये m है, ये n है, ये p है, तो इसको नाम दे दें हम o, इसको नाम दे दें हम, मान लीजिए इसको नाम दे दें हम q, या इसको नाम दे दें हम t नाम दे देते हैं। ठीक है, t नाम दे देते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको नाम दे देते हैं t, और यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है वो कितना है, IDL। थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर एक कौन सा पॉइंट हो जाएगा, T पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये T पॉइंट है, हाँ ये T पॉइंट है और ये इसका ये आइडियल सेक्शन है। ठीक है, अच्छा, तो बस अब मुझे आपको ये बताना है कि इस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए, इन सब चीज़ों को गायब करने के लिए, जैसे dl गायब करना है, साइन थीटा गायब करना है, r गायब करना है, तो इसके लिए एक तरीका देखिए। पहले हम कहते हैं आपसे साइन थीटा गायब करिए, तो देखिए साइन थीटा गायब करने का तरीका क्या है। फॉर रिमूविंग साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर रिमूविंग साइन थीटा, फॉर रिमूविंग साइन थीटा हम क्या करेंगे, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों ध्यान से देखिए, क्या चीज़, TOP, राइट एंगल ट्राइंगल TOP। देखिए इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें देखिए ये कितना है बच्चों, थीटा है, ये बच्चों कितना है, ये कितना है, थीटा, ये वाला एंगल कितना है, फाई, और ये वाला कितना है, 90। तो आप मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों, 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बन जाएगा। या इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई, लिख सकते हो बेटा। अच्छा, अब इसको क्या करना है आपको, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, लिख सकते हो। अच्छा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ का साइन ले लो, साइन ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपको दोनों तरफ का साइन ले लेना है। तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, एक बार ध्यान से सुनिए आप खाली। तो साइन 90 माइनस फाई ये लिखोगे आप। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, क्या बन जाएगा, कॉस फाई। ये तो आप सबको पता होगा, बस निकाल लिया आपने। देखिए दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3, ये निकाल लिया आपने। तो साइन थीटा तो बेटा रिमूव हो गया यहाँ से, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस फाई हो गया। ओके, अब आइए मैं इसमें अब ये dl को हटाने का तरीका आपको दिखाता हूँ। तो फॉर रिमूविंग dl, तो इसको बेटा यहाँ से रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 है ये,
यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों कितनी है? 3rd है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, फॉर रिमूविंग, इस बार हमको क्या रिमूव करना है? DL, फॉर रिमूविंग DL। अब DL को रिमूव करने के लिए क्या करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? A है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है बेटा? R है। अब आप क्या करें कि ये पूरा फाइनाइट वायर है ना बेटा, तो आपको क्या करना है, इस वाले वायर की लेंथ सपोज कर लेनी है स्मॉल l, IDL, ठीक है, आइडियल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वायर की लेंथ कितनी सपोज कर लेनी है बेटा? कितनी सपोज कर लेनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक वायर की लेंथ स्मॉल l आपको सपोज कर लेनी है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? OP A है, और ये O से T को कितनी है? L है, और T से P कितनी है? R है। यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको, बताइए OP कितना है बेटा? OP कितना है? A है, ठीक है। O से T कितना है बच्चों? तो OT तुम्हारा है स्मॉल l, और T से P कितना है बच्चों? T से P कितनी लेंथ है? स्मॉल r है। ये आप ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान लगाइएगा इधर, ठीक है। अच्छा, चलिए DL को रिमूव करते हैं। तो DL को रिमूव करने के लिए बस आपको इसमें tan थीटा का फार्मूला लगा देना है। यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगा देना है। तो इसको अगर छोटा सा मैं यहाँ पर बना के दिखाऊँ, ये वाला ऐसे और ऐसे है, यही तो है ना, ठीक है बेटा। यहाँ कितना है? 90। ये कितना है बच्चों? फाई। ये कितना है बच्चों? थीटा, ठीक है। तो ये T है, ध्यान से सुनिए। यहाँ कितना है? O। ये कितना है? P, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है? A। ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों? L। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? R। इस R के बराबर आप ये भी लिख सकते हो A² + L², मगर उसकी ज़रूरत तो फ़िलहाल में नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बस ये R है यहाँ पर, ठीक है। चलिए tan थीटा फार्मूला लगाइए। तो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? TOP, राइट एंगल ट्राइंगल TOP। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? tan थीटा नहीं, सॉरी, फाई। tan फाई इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? OT, परपेंडिकुलर है OT, अपॉन बेस कितना है? OP। OT कितना है बच्चों? L, और OP कितना है? A। तो ये बन गया L अपॉन A बन गया। तो यहाँ से L की वैल्यू आप निकाल लो, तो यहाँ बन गया A tan फाई, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल का कोई काम तो भी फ़िलहाल में है नहीं, क्योंकि इसका आप यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करना है? दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर, वो 3rd था, तो इसको हम 4th नाम दे दे रहे हैं। अब इस इक्वेशन को बेटा डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट ईयर में आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, और ये डिफ्रेंशिएशन मैथमेटिक्स का एक टर्म है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक तरीका देखिए, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू L। तो डिफ्रेंशिएट above equation with respect to L के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? DL/DL बच्चों, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये L है, तो यहाँ पर L के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो D/DL इधर लिख दो। ऑलरेडी यहाँ पर L है, इसको लिखा रहने दो। यहाँ पर D/DL कर लीजिए, क्योंकि L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ बन जाएगा A tan और फाई, ये बन गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो DL/DL ये तो 1 हो जाएगा, DL/DL ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ बच्चों A बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा D/DL, और यहाँ बन जाएगा tan फाई, हो जाएगा बेटा। अच्छा, ये तो D/DL ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू A तो यही रहेगा बच्चों, इनटू, अच्छा ये tan फाई का हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा।
और बच्चों डी बाई डी एल इस फाई के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डी बाई डी एल और फाई ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, आई थिंक मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई बाई डी एल। ये डी बाई डी एल जो है ये एक बार 10 का करता है तो सेक स्क्वायर फाई कर देगा, और डी बाई डी एल जब फाई का करेगा तो आ जाएगा डी फाई बाई डी एल। ठीक है, डी फाई बाई डी एल वो वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और ये वाला तो 1 हो गया यहाँ पर, इसको रफ कर दें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है बेटा, इस कैलकुलेशन को यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू वहाँ हो जाएगा a टाइम्स सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई बाई डी एल, यही आया है बच्चों। डी एल का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डी एल बराबर हो जाएगा a सेक स्क्वायर फाई और इंटू में कितना है डी फाई। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। बच्चों आ गया, डी एल की वैल्यू भी आ गई, देखिए डी एल भी गायब हो गया आसानी से, डी एल भी आसानी से गायब हो गया। तो ये इक्वेशन 5 हो गई बेटा, इसको भी यहाँ लिख लें, यहाँ लिख दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेट, इसको रफ कर दें, अब हो गया यहाँ पर ये यहाँ पर इसको लिख देते हैं इस जगह पर। पहला कितना आया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, यही आया है कॉस फाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 आया है आपका बच्चों। ये वाला कितना आया है, डीएल की कितनी वैल्यू निकल के आई है, डीएल की वैल्यू निकल के आई है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ आपको दिख रहा होगा, डी फाई। ठीक है, अरे फाई। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब आइए अगली चीज़ यहाँ से रिमूव करते हैं। अगला क्या रिमूव करना है, आर। ये तो भैया आप ऐसे ही गायब कर लोगे। देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, एल थी ना। अच्छा, फिर से इसको बना के आपको दिखा दें। यहाँ देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कितना है बच्चों एल, ये कितना है ए, ये कितना है आर, ये कितना है फाई, ये कितना है थीटा, ये कितना है 90। बस ये कितना है ओ, ये है पी और ये है कितना टी। चलिए, तो अब तीसरे वाले में फॉर रिमूविंग, या यहाँ रिमूविंग ऑफ आर को रिमूव करना है। नाउ अगेन यूजिंग कौन सा ट्राइंगल बच्चों, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल यूज़ करना है बेटा, टी ओ पी, यही ट्राइंगल फिर से आपको यूज़ करना है। तो बस इसमें सीधा सा फॉर्मूला कॉस का लगा दीजिए। तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस मतलब ओ पी अपॉन हाइपोटेनस मतलब टी पी। बेस ओ पी कितना है बच्चों, ए है, और टी पी कितना है बच्चों, तो ये है आर। ठीक है, ये है आर। तो फिर बस हो गया, इसमें ए की आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। इसको देख लीजिए, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर इज इक्वल टू ए अपॉन ये कॉस फाई नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए सेक फाई, ये बन गया। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, ये 5 वाला था ना, ये 5 था, तो ये वाला इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, 6। देखिए तीनों चीज़ें रिमूव हो गई कितनी आसानी से, डीएल भी रिमूव, साइन थीटा भी रिमूव, आर भी रिमूव। ये देखिए आर भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब आइए आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए, तो अब ये सारी चीज़ें ये और ये उठा करके यहाँ पे रख दे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, 5 and 6, 3, 5 and 6 इक्वेशन फर्स्ट बिकम कितनी हो जाएगी बच्चों, डी बी
P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई वही रहेगा बच्चों, इंटू dl की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, a सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये हो गया, ठीक है, इंटू साइन थीटा की जगह क्या हो सकता है, कॉस फाई आ जाएगा, अपॉन में बच्चों आर स्क्वायर, तो आर की जगह क्या आया, ए सेक फाई आया है, तो ए सेक फाई का होल स्क्वायर बन गया। बस कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा इसको देख लीजिए यहाँ से, तो डी बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ हो जाएगा आई इंटू, बेटा यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली करके बता दूँ, ये कॉस सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए बचेगा, ये स्क्वायर जब ए के ऊपर गिरेगा तो ए स्क्वायर बनेगा ना, तो एक ए गायब हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। और यहाँ बचेगा क्या, कॉस फाई और ये वाला डी फाई, तो कॉस फाई इंटू डी फाई। इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्क्वायर का टर्म है, इससे कैंसिल आउट होगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए जो है इस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो एक ए नीचे बच जाएगा। बस ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर, ये 6 था, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो निकल आई, तो बच्चों ध्यान से सुनिए, इतनी जो आपने अभी तक इसमें जो दिमाग लगा करके और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाला है, ये डीएल सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी, ये देखो इस वाले सेक्शन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। आपको क्या चाहिए, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। φ1 से φ2 से लेकर के φ1 तक इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है आपको, ठीक है। तो बेटा अब मैं इसको यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान करा दूँ, इसको रफ कर दूँ, ये सब काम हो गया इसका, ठीक है। इसको हटा दें क्योंकि अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखिए यहाँ बेटा ध्यान से देखिए, मैं अगर इसको यहाँ से एक्सिस बना लूँ, देखिए ये एक्सिस बना लूँ, ये तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी बच्चों, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी बच्चों, ये वाई एक्सिस हो जाएगी प्लस की, और यहाँ पर कौन सी एक्सिस हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी माइनस का वाई एक्सिस, यही तो होगा बेटा। अच्छा एक बात बताइए, φ1 किधर है, φ1 किधर है, ऊपर की तरफ है, तो प्लस का φ1 इसको लिखोगे आप, है ना, प्लस का φ1, या प्लस का वाई एक्सिस की तरफ है, प्लस की तरफ है, तो इसलिए प्लस का φ1। अच्छा φ2 को ज़रा देखिए, तो ये इसका लोअर पार्ट है, मतलब माइनस वाई की तरफ है, तो इसलिए इसको किससे लिखोगे आप, माइनस का φ2 से लिखोगे, मतलब φ1 प्लस में और φ2 किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको एक्सिस खींच करके यहाँ पर बता दिया। आइए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो नाउ फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम एन लेंथ, या ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू एम एन, या ड्यू टू फुल लेंथ ऑफ एम एन वायर, इंटीग्रेट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक करना है बेटा, फ्रॉम कहाँ से, प्लस φ1 से कहाँ तक करना है, माइनस φ2 तक। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। नाउ फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फुल लेंथ ऑफ एम एन वायर, ठीक है, इस एम एन वायर की वजह से यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे φ1 से कहाँ तक, φ2 तक। चलिए इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। किसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट इक्वेशन यहाँ लिख लें, इंटीग्रेट इक्वेशन 7, ये चीज़ अब आप थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेट इक्वेशन 7 फ्रॉम φ1 से माइनस φ2। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा BP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कहाँ से, माइनस φ2 से कहाँ तक,
प्लस का फाई 1 तक, ठीक है बच्चों। और यहाँ क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई और कितना हो जाएगा आई अपॉन ए इंटू कॉस फाई और कितना बच्चों डी फाई, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहाँ बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है बच्चों, क्या क्या कांस्टेंट है। देखिए ये ए की वैल्यू आपने कांस्टेंट कर रखी है, ठीक है। इसमें जो करंट होगी वो कांस्टेंट होगी, ये कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा। कॉस फाई कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वायर का अगर एम से चलोगे एन की तरफ तो एंगल चेंज हो रहा है फाई 1 से फाई 2, इसलिए यहाँ पर ये टर्म अंदर ही रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये टर्म कैसे हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन ओवर माइनस का फाई 2 से प्लस का फाई 1, ठीक है बच्चों। और यहाँ बन गया कॉस फाई और डी फाई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखिए आपने पढ़ा होगा जैसे ये x है और इंटू डी एक्स है, यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 से 2 ऐसा लिख दे, यहाँ 1 है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये हो जाता है x स्क्वायर, या बच्चों ऐसा दिखा दें, ये a लिख दें, ये कितना लिख दें b, ऐसा लिख दें। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ a है और यहाँ कितना है b है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। अब इस x की जगह पे सबसे पहले जो आप रखोगे वो रखोगे b, यहाँ पर b, फिर माइनस का साइन हटा करके इस x की जगह पे जो आप चीज़ रखोगे वो रखोगे a। कैसे मैं दिखाता हूँ, इस x की जगह b रखिए तो b रखा, ये स्क्वायर लगा है इसको लगा रहने दीजिए, माइनस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाइए और फिर इस x की जगह पे a का टर्म रखिए, a का टर्म रखिए, इसके ऊपर भी मतलब जब x की जगह a रखोगे फिर भी तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा रहने दो, अपॉन में नीचे ये 2 एज इट इज़ लिखा रहने दो। ये रूल होता है, ठीक है, ये रूल होता है लिमिट वाले न्यूमेरिकल्स हैं इंटीग्रेशन के। यहाँ भी देखिए, यहाँ बस a की जगह कितना है, a की जगह कितना है फाई 2 है, b की जगह कितना है फाई 1 है, तो यही रूल यहाँ भी लगाना है। तो बच्चों देखिए पहले इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, तो बताइए कॉस फाई का क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा कॉस फाई का हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये हो जाएगा। कॉस फाई का हो जाएगा साइन फाई, ये हो जाएगा, माइनस का फाई 2 से प्लस का फाई 1, ये बच्चों हो गया। अब वैल्यू रखना है बस, बताइए क्या रखा जाए। इस फाई की जगह, भाई और तो कुछ है नहीं, इस फाई की जगह पे पहले फाई 1 रखा जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाया जाएगा और फिर इस फाई की जगह पे ये फाई 2 रखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन बच्चों, बताइए मुझे। देखिए ये हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू, इस फाई की जगह फाई 1 रखिए तो यहाँ हो जाएगा साइन फाई 1, ठीक है, माइनस लगता ही है, इस फाई की जगह ये रखिए तो आ जाएगा माइनस का साइन और माइनस का फाई 2, ठीक है बच्चों, ये ठीक है ऐसा। अब बच्चों क्या करना है कि आपको पता है कि साइन के साथ में अगर माइनस का थीटा होता है तो ये माइनस बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका कैसा बन जाएगा, इसको मैं रफ कर दूँ, इसका काम हो गया है बस। देखिए तो यहाँ हो जाएगा बी पी इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ हो जाएगा बी पी का मतलब समझ रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर नहीं, बी पी का मतलब पी, मतलब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है आपने, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा बेटा साइन फाई 1, और ये माइनस जब बाहर निकाल देगा तो ये बन जाएगा प्लस का साइन फाई 2, ये बन गया, ठीक है बच्चों। यही आपकी डेरिवेशन है ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। याद रखिएगा ये किसकी वजह से है बच्चों, फाइनाइट वायर की वजह से, फाइनाइट वायर के कारण है, ठीक है, फाइनाइट वायर के कारण है। और दूसरी बात इसमें क्या ध्यान में रखना है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि जो फाई 1 और फाई 2 है, मतलब जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
अब ये कौन सी इंग्लिश मैंने बोल दी आपसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये जो पी पॉइंट है बच्चों, अगर मान लो इसकी लेंथ होती 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर तार होता, तो इसको मैं पी पॉइंट को ऐसा लेता कि ये वाली 5 आती और ये वाली भी कितनी आती, 5, ठीक है, ये 5 आता, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता। तो याद रखना ये वाला फार्मूला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए नहीं है। किसके लिए है कि इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 4 और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली हो गई 6, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। तभी तो यहाँ phi 1 बना है और यहाँ phi 2 बना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे तो phi 1 phi 2 सेम हो जाएंगे, तो उस केस में ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आइए उसको भी कराते हैं अभी। तो ये 2 बात ध्यान में रखना है कि ये जो डेरिवेशन आपने की है फाइनाइट वायर के कारण है, और इसमें ध्यान में रखना कि जो पी पॉइंट है वो अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, मतलब इस लेंथ को इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, आइए उसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको रफ कर दें। ओके तो बेटा अब यहाँ पर जो है इसके हम डिफरेंट केस फाइंड करेंगे। जैसे देखिए, तो केस 1, पहले हम आपको फार्मूला लिख के बता दें। क्या फार्मूला है पी पॉइंट पर फाइनाइट वायर की वजह से? क्या है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन phi 1 प्लस का साइन phi 2, यही तो है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, चलिए केस फर्स्ट देखते हैं। इफ़ द पॉइंट P is lies perpendicular bisector, if the point P is perpendicular bisector of the length of given wire, ठीक है, गिवन वायर। क्या मतलब है इसका बच्चों? देखिए, मान लीजिए ये आपके पास वायर था और इस पी पॉइंट को हम यहाँ पर ले लें, और ये वाली लेंथ, टोटल लेंथ अगर हम इसकी L सपोज कर लें, इसकी अगर टोटल लेंथ हम L सपोज कर लें, ये टोटल लेंथ इसकी L सपोज कर लें, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, तो ये वाली लेंथ L/2 हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L/2, यही तो होगा बच्चों, L/2, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होती है A, और ये हमेशा कितनी होती है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, तो बताइए कि यहाँ से जो एंगल बनेगा, जो phi 1 और phi 2 की वैल्यू अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ जो phi 1 होगा और यहाँ जो phi 2 होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, phi 1 बराबर किसके होंगे, phi 2 बराबर किसके, phi के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, अगर ये L/2 है, ये A है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो क्या हो जाएगा, A² प्लस का L/2 का स्क्वायर, मतलब L की पावर स्क्वायर अपॉन कितना, 4, यही तो होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम है यार, हाई स्कूल में कितना पढ़ा होगा आपने। अच्छा, अब बताइए कि इसी तरीके से phi 1 भी phi है और phi 2 भी phi है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ले लें तो साइन phi 1 की जो वैल्यू आएगी वही साइन phi 2 की वैल्यू आएगी, या उसी को साइन phi लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब साइन phi 1 और साइन phi 2 आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो अब यहाँ पर साइन phi 1 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो इसको नाम दे दें O, इसको नाम दे दें, ये क्या था L और ये कितना था, ये M, इसको नाम मैंने क्या दिया था M, और इसको क्या नाम दिया था N। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल MOP क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू लगा दीजिए, तो साइन phi 2 बराबर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर मतलब L/2 मतलब OM कर लीजिए अपॉन MP, यही तो होगा, MP यही तो होगा,
ओ एम कितना है बच्चों, L/2 है, L/2 है, अपॉन एम पी कितना है बच्चों, एम से पी कितना है, तो ये है अंडर रूट में A² प्लस L² बाई कितना 4, ये कितना है बच्चों sin phi 2। ठीक है यार, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, L/2। यहाँ बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4A² प्लस L², यही तो होगा ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो बेटा ये L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये L से ये L, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा L अपॉन अंडर रूट में 4A² प्लस L² यही तो आएगा ना। तो sin phi 2 की वैल्यू निकल आई, तो sin phi 2 की जो वैल्यू आई है वही sin phi 1 की भी वैल्यू आई है, जिसकी वैल्यू है L अपॉन अंडर रूट में 4A² प्लस L²। ठीक, ये आ गई, दोनों की वैल्यू बराबर है। अब आइए इसी फॉर्मूले में रखते हैं ज़रा पर। तो फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर स्टार डाल देना। ओके, तो फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन स्टार बिकम क्या हो जाएगा बच्चों, BP और ये बन जाएगा फाइनाइट इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A। ठीक है, ये भी sin phi 1 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो sin phi प्लस sin phi भाई दोनों बराबर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, phi 1 phi 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, या इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, इसको समझ रहे हो ना आप लोग, phi 1 और phi 2 आपस में बराबर हैं, तो इसको दोनों को चाहे आप phi 1 दोनों लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। phi 2 दोनों लिख दो, वैल्यू तो आपको यही दोनों लिखनी है। तो BP इज इक्वल टू फाइनाइट, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा लेक्चर को सुनोगे तो ध्यान से तो आ जाएगा फिर। तो sin phi 1 sin phi 2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर इसको रख दो, या चलो इसको लिखा रहने दो, phi 1 और phi 2 लिखा रहने दो। बताओ sin phi 1 की वैल्यू कितनी है, इतनी ही है, sin phi 2 की वैल्यू भी इतनी है। अब बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर दोनों को लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 2L अपॉन अंडर रूट में 4A² प्लस L²। ठीक है, ये हो गया बस। अब इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख दूँ, ये एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर बन गया, क्या बन गया, फाइनाइट वायर की वजह से BP इज इक्वल टू BP फाइनाइट वायर की वजह से, ठीक है, कितना बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A। ठीक है, और ये बन गया 2L अपॉन अंडर रूट में 4A² प्लस B का L²। ठीक है, ये बन गया। तो बच्चों ये जो है आपका एक एक्सप्रेशन है, ये है ना, ये एक एक्सप्रेशन आपका निकल करके आ गया है जब ये P पॉइंट फाइनाइट वायर के बिल्कुल बीचों बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख भी दें, वैसे लिख तो दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब पॉइंट P इस वायर के बिल्कुल बीचों बीच में लाई करेगा, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला निकल करके आता है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है इसी में अगला केस देख लेते हैं। केस इसी में हम इसको B लिख लेते हैं, B केस लिख लेते हैं। ठीक है, वो ये कि अगर जो फाइनाइट वायर है बच्चों, जो फाइनाइट वायर है, अगर ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है जो मिडिल में है, अगर ये यहाँ ना हो करके बल्कि इस फाइनाइट वायर के एक एंड पर हो, यहाँ पर हो, ये P पॉइंट यहाँ ना हो करके कहाँ हो,
एक एंड पर हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये M ये N हमारे पास जो वायर है, इस फाइनाइट वायर के एक एंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, ये देखो अगर ये फाइनाइट वायर है, इसके एक एंड पर अगर P पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें देखना है। तो इसके लिए मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये P पॉइंट एक एंड पर होगा तो उस समय ज़रा देखिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये आपका ऐसे मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका ऐसे हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो 90 हो ही जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यहाँ पर फ़ाई2 की जो वैल्यू होगी, फ़ाई2 की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी फ़ाई मान लीजिए, और यहाँ जो फ़ाई1 वैल्यू होती थी ये हो जाएगी 0, मतलब यहाँ पर जो फ़ाई1 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ, आइए मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। एक बात बताइए, जैसे ये पॉइंट P था, पहले आपने क्या किया कि अगर ये M और N है और ये पॉइंट P आपने लिया कहीं मिड में ना लेकर के कहीं ऊपर लिया, इस जगह पर ये A है, अब इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, तो ये वाला एंगल कितना था फ़ाई1, ये वाला कितना था फ़ाई2, यही तो था। अच्छा, फिर आपने दूसरे वाले केस में क्या किया कि इसको बीचों बीच में लेके आ गए। जब बीचों बीच में लेके आ गए तो आपने देखा कि ये एंगल है फ़ाई, तो ये एंगल है फ़ाई, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब फ़ाई1 फ़ाई2 यहाँ पर बराबर है, और ये किसके बराबर मैंने लिख दिया है, फ़ाई के बराबर लिख दिया है। यही तो देखा ये दूसरे वाले में। अच्छा, तीसरे वाले में आप क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ देखने जा रहे हैं कि अगर पॉइंट P बीच में ना हो करके कहीं बीच के आसपास ना हो करके बिल्कुल किनारे पर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आप देखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये फ़ाई1 0 और फ़ाई2 फ़ाई के बराबर कैसे आ गया, ज़रा इसको देखिए। बच्चा ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये आपके पास वायर है, अगर ये पॉइंट P बिल्कुल मिड में है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ मिड में है, तो बताइए ये फ़ाई1 और ये फ़ाई2, फ़ाई1 और फ़ाई2 ये दोनों क्या हैं आपस में, ये दोनों क्या हैं, फ़ाई1 और फ़ाई2 आपस में क्या हैं बच्चों, बराबर हैं, यही तो बोलोगे। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये जो P पॉइंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो, यहाँ ले लो। अब देखिए, इसको हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट P को यहाँ से मिला दीजिए। अब आप बताइए ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एक A। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब आप बताइए कौन सी डिस्टेंस, कौन सा एंगल कम हुआ, फ़ाई1 या फ़ाई2। तो यहाँ पर ये जो फ़ाई1 एंगल है और ये जो फ़ाई2 एंगल है बच्चों, इसमें फ़ाई1 हो गया कम और फ़ाई2 हो गया ज़्यादा। P पॉइंट थोड़ा ऊपर आ गया, ऊपर मतलब किसकी तरफ जा रहा बताओ, एंड की तरफ जा रहा। ये वाला पॉइंट कौन सा था M, ये वाला कौन सा था वायर का N, तो ये P पॉइंट किसकी तरफ जा रहा, N की तरफ जा रहा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इस पॉइंट P को थोड़ा सा और लेके आता, अभी एंड पर नहीं है, देखो एंड का मतलब यहाँ आना चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ कहीं लेके जाता हूँ, A इस लोकेशन पर। तो देखिए यहाँ से फिर से हटाइए इसको, A यहाँ से फिर से हटाइए इसको। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी वैल्यू छोटी हो रही कौन सी बड़ी हो रही। मैं यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ लेके जाओगे तो ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो A हो जाएगी, इसको यहाँ से मिला दोगे आप, ये तो फ़ाई2 वाला है देखिए, और फ़ाई1 चाहिए अगर आपको, अगर फ़ाई1 चाहिए तो इसको यहाँ से मिला दोगे। अब देखो ये एंगल और छोटा हो गया, यानी कि ऊपर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे फ़ाई1 छोटा होगा, फ़ाई2 बड़ा होता जाएगा। तो बताओ कि अगर हम एंड पर पहुँच जाएंगे, अरे जब एंड पर इस P पॉइंट को जब एंड पे लेके चले जाएंगे तो बताओ कि ये वाली जो लाइन है ये तो इसी पर आ जाएगी, तो फ़ाई1 0 हो जाएगा, दिख रहा है, फ़ाई1 0 हो जाएगा, और फ़ाई2 की वैल्यू एंड पर अगर आ जाएगा तो यहाँ से इसको हटा के दिखा देते हैं आपको। अब ये मान लीजिए कि ये पॉइंट P एंड पर आ गया, इसी के जस्ट एक एंड पर आ गया ये P पॉइंट। अब बताओ कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो A हो जाएगी। अच्छा, फ़ाई1 कितना हो जाएगा 0, फ़ाई2 कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा जो फ़ाई2 है बेटा, अब इसको फ़ाई2 ना लिख करके फ़ाई लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मतलब है इस चीज़ का, समझ रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो ही जाएगा भाई। A के साथ में हमेशा कितना बनता था 90 डिग्री, देखो यहाँ से A के साथ हमेशा 90 डिग्री बनता था, तो यहाँ 90 हो जाएगा। यहाँ थीटा ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है अभी तो फ़िलहाल में। तो वही चीज़ मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। अब आपको पता चला कि अगर एंड पर जाओगे तो फ़ाई1 0 हो जाएगा, फ़ाई2 फ़ाई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आते
तो φ1 जो है वो 90 हो जाता और φ2 जो है वो 0 हो जाता। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, आओ जरा इसको कैलकुलेट करें। देखिए मैंने कहा इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एम, ये थीटा ले लो इसको, एम एन और पी, इसमें क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे, ये डिस्टेंस है ए, और इस वायर की लेंथ कितनी थी, ये फाइनाइट है ना बेटा, फाइनाइट है ना, तो इसकी लेंथ कितनी है एल, मान लीजिए कैपिटल एल ले लीजिए, इसको कैपिटल एल ले लीजिए, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो इसको ले लो आर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अगर लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत है, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ए स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये रूट में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें साइन थीटा का अब पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा है, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला पढ़ा है आपने, फाइनाइट वायर की वजह से क्या पढ़ा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही पढ़ा है, आई अपॉन ए मतलब ये वाली डिस्टेंस बेटा, और क्या पढ़ा है, साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही ना पढ़े हो। यहाँ पर जो पी पॉइंट था वो मिड पे नहीं था, थोड़ा अगल बगल था, मगर एंड पर है, तो बताओ φ1 φ2 की वैल्यू आपके लिए रखना बहुत, बी फाइनाइट वायर है बेटा, फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, कहाँ पर है, पर एंड पर है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन φ1, बेटा साइन φ1 की जगह कितना रख सकते हो आप, 0 डिग्री, प्लस का साइन φ2, मतलब φ2 की जगह पर फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी बेटा, यहाँ बन जाएगी बी, फाइनाइट वायर की वजह से एंड पर कितनी बन जाएगी बेटा, बढ़िया न्यूमेरिकल आएंगे, अभी इसमें ध्यान में रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई, ये देखिए साइन फाई, ये आ गया कि नहीं आ गया, बस ये एंड के लिए आ गया, बच्चों बहुत ही आसान था। मगर अब साइन थीटा का टर्म निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सॉरी साइन फाई की वैल्यू अगर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, साइन फाई की वैल्यू निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर बेटा साइन फाई की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए ये ट्राइंगल यूज़ करो, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एम एन पी क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन फाई इज इक्वल टू, फाई मतलब ये वाला एंगल है फाई, देखो ये वाला एंगल फाई है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब एन एम अपॉन एम पी हो जाएगा बेटा। तो एन एम कितना है, एल है, एम पी कितना है, रूट में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा साइन फाई, देख लीजिए इसको आप बेटा लिख लो, ठीक है। अब मैं इसकी जगह वैल्यू रख देता हूँ, तो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, इसको अगर मैं स्टार नाम दे दूँ तो साइन फाई की वैल्यू वहाँ रख दीजिए, एंड पर निकल आएगा मैग्नेटिक फील्ड, देखिए तो बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एंड, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ द फाइनाइट वायर, है ना बेटा, फाइनाइट तो है, फाइनाइट वायर इज़ कितना हो जाएगा बेटा, बी फाइनाइट वायर, और ये कहाँ पर है बेटा, एंड पर है, तो एंड लिख दें आपको याद रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और कितना बन जाएगा, साइन फाई की वैल्यू आप रखिए, कितना बन जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस बन गया फार्मूला, देखिए ये बन गया फार्मूला, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा तो बस बेटा
फाइनाइट पॉइंट के एंड पर हो गया, फाइनाइट पॉइंट के आपने देखा था फाइनाइट पॉइंट के मिड पॉइंट पर भी आप देख चुके हैं। मिड पॉइंट के लिए क्या देखा था, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, सबको एक साथ में लिख देता हूँ। ये हो गया ना बेटा, एंड पर निकाल दिया, मिड पॉइंट पर निकाल दिया, और किसी और φ1 और φ2 एंगल पर भी निकाल चुके हैं अभी जो लिखा था। इन तीनों को एक साथ लिख करके मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इसको हटा दें तो यहाँ पर क्या आपने देखा, क्या देखा, अगर ये वायर देख लीजिए ध्यान से, ये वायर MN अगर है, ठीक है, ये है मान लीजिए ये पॉइंट P यहाँ पर है, तो ये पॉइंट P यहाँ है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा φ1, ये वाला कितना बनेगा φ2, ये बीचों बीच में नहीं है, ठीक है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया पहले वाले में, क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया, P = μ0 अपॉन 4π I अपॉन A, और कितना आया साइन φ1 प्लस साइन और φ2, ये निकल के आ गया बच्चा। दूसरे वाले केस में ज़रा देखिए, दूसरे वाले केस में मैंने बताया कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर l/2 हो, ये वाली डिस्टेंस l/2 हो, ठीक है, यहाँ तो ये अलग अलग होगा, यहाँ पर ये सेम l/2 तो मैंने कहा कि अगर ये P पॉइंट यहाँ पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, ये रहा φ1, ये रहा φ2, मतलब यहाँ पर φ1 φ2 दोनों बराबर हैं, φ1 बराबर φ2 बराबर φ के। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था याद करिए, यहाँ पर BP, और ये पॉइंट P कहाँ है बेटा, एंड पर है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में, सॉरी एंड पर नहीं, बिल्कुल बीचों बीच में है, इतना l/2 तो इतना l/2, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई, कहाँ पर है, ये मिड पर है, तो मिड पर कितना आया है, B = बताइए μ0 अपॉन 4π, μ0 अपॉन 4π I अपॉन A, और यहाँ पर आ गया था 2L अपॉन अंडर रूट में 2L अपॉन अंडर रूट में यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यही तो आया था, 4a² प्लस L का स्क्वायर, ये निकल के आया था, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे वाले केस में यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल करके आया है वो कितना है, तीसरे वाले केस में अगर हम एंड की बात करें, बोर्ड चूँकि छोटा है इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ लिख दे इसी को बस, ठीक है, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो तीसरे वाले केस में बच्चों क्या है, तीसरे वाले केस में अगर ये वायर जो है, ये पॉइंट P जो है ये वायर के एंड पर है, यहाँ है, ठीक है, एंड पर है, ये लेंथ कितनी है इसकी, L लेंथ है, और ये एंड पर अगर है तो यहाँ पर φ2 जो है वो फाई है और φ1 जो है वो 0 है और ये A है। तो मैंने इसका एक जर्नल फार्मूला आपको करा दिया कि बस यहाँ पर ये हो जाएगा BP मिड पॉइंट पर कितना है, μ0 अपॉन 4π I अपॉन A, और यहाँ बस 2 हट जाता है, मतलब ये दोनों टर्म यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा L अपॉन अंडर रूट में L² प्लस A², बस हो गया बात, ठीक है, हो गया बेटा। तो ये 3 फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं फाइनाइट वायर के लिए, ये भी फाइनाइट वायर के लिए है, ये भी फाइनाइट वायर के लिए है, ये भी फाइनाइट वायर के लिए है, ये तीनों अलग अलग मैंने करा दिए हैं, इसकी डेरिवेशन आप देख लीजिए। अब अगला जो है हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट वायर। Second, if the wire is infinite, if the given wire is infinite, सिंबल बना दिया, ध्यान से सुनना। तो अगर यहाँ पर जो वायर है वो कैसा है, इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, चलो आओ देखें, डायग्राम से ये सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो इसको हम यहाँ से ऐसे डैश डैश बना दें, डैश डैश का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये अब इनफाइनाइट तार है, इनफाइनाइट लंबा तार है, ठीक है।
यहाँ पर हम पॉइंट P जहाँ पे ले रहे थे A डिस्टेंस पे एज इट इज़ वैसा ही लेना है। ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये A ले लिया मैंने, ठीक है, इसको पॉइंट P नाम दे दिया। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बताओ कि अगर मान लो ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट P है। अब ये वायर कैसा है, मान लो ये फाइनाइट है, M और N ये फाइनाइट वायर है, ये पॉइंट P है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ का एंगल कितना है, आपने कहा सर फाई 1 है। मैंने कहा यहाँ का एंगल कितना है, आपने कहा फाई 2 है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब इस पॉइंट P को, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है जो A डिस्टेंस पर है, मैंने कहा कि ये वायर तो कैसा है, इनफाइनाइट है। ये वायर कैसा है बच्चों, इनफाइनाइट है। ये वायर तो इनफाइनाइट है, फाइनाइट के लिए तो ठीक है, मगर ये इनफाइनाइट है। अगर ये बच्चों इनफाइनाइट है तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये फाई 1 और फाई 2 जो एंगल आप देख रहे हैं ये कितने हो जाएंगे। देखिए इसको आप, अगर ये भाई ये वाला जो लाइन जा कर के मिलती है एंड पर तो मिलती है, वायर कैसा है, इनफाइनाइट है। फाइनाइट होता तब तो यहाँ से ठीक था, मगर मैंने कहा इनफाइनाइट लंबा तार है तो इस वाले को एंड पर ले जाने के लिए थोड़ा और ऐसा करना पड़ेगा, बताइए। और इसी तरीके से फाई 2 को मिलाने के लिए इस पॉइंट से थोड़ा और ऐसा करना पड़ेगा। देखिए ये एंगल बढ़ना शुरू हो रहा है कि नहीं बढ़ना शुरू हो रहा। अच्छा ये तो चूँकि और इनफाइनाइट लेंथ है तो ये जो है ये और थोड़ा ऐसे जाएगा, ये देखिए और ऐसे जाएगा, ये और इनफाइनाइट है तो ये और ऐसे जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो क्या बच्चों ये पैरेलल नहीं चला जाएगा इसके, यानी कि भाई धीरे धीरे एंगल बढ़ ही तो रहा, तो कितना बढ़ सकता है, आंसर है 90 डिग्री बढ़ सकता है। तो फाई 1 कितना जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से फाई 2 कितना जा सकता है, ये भी 90 डिग्री जा सकता है। अरे समझ में आई बात। देखो ना, यहाँ से जब ये वायर अगर फाइनाइट होता तो ये ठीक है, यहाँ से फाई 1 फाई 2। अब ये थोड़ा सा और अगर तार की लेंथ बढ़ गई तो ये देखो इसके एंड से मिलाने के लिए इसको और थोड़ा सा ऊपर से बढ़ाना पड़ेगा, तो ये एंगल बढ़ गया। इसी तरीके से ये अगर और लंबा तार है तो इसको और कोने पर मिलाने के लिए ये और एंगल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ सकता है, 90 बढ़ सकता है। तो 90 ऊपर और 90 नीचे बढ़ सकता है, मतलब फाई 1 और फाई 2 कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो अगर इनफाइनाइट वायर है और आपको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है तो फाई 1 और फाई 2 जो एंगल है वो कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री, क्योंकि वो जो है एंगल कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ सकता है, 90। तो बस वही चीज़ आपको यहाँ पर मैंने बताया कि अगर यहाँ पर हम एंगल की बात करें बच्चों तो ये एंगल ओवरऑल कितना चला जाएगा, फाई 1 कितना जाएगा, 90 डिग्री, फाई 2 कितना जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। कैसा वायर है ये, इनफाइनाइट वायर है। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में इसीलिए मैं लिख दूँ इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकली है आपकी BP पर है, मगर इस बार कैसा है बच्चों, फाइनाइट की जगह क्या लिखना है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट वायर की वजह से इज इक्वल टू क्या लिखना है, μ0/4π, सेम एक्सप्रेशन, I/A वही रहेगा, डिस्टेंस सब वही रखा है, करंट वही रखी है, बस यहाँ साइन फाई 1 की जगह 90 डिग्री और फाई 2 की जगह पे भी कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ कितना बनेगा, BP, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, इज इक्वल टू μ0/4π, I/ कितना A, और ये साइन 90 1 + 1, तो बच्चों कितना बन जाएगा, μ0/4π I/A, और यहाँ बन जाएगा 2, तो 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, μ0/2π I/A, और ये बना BP, मैग्नेटिक फील्ड है, किस वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। B इज इक्वल टू P पॉइंट पर है, इनफाइनाइट वायर की वजह से μ0/2π I/A। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनिए बेटा, इसमें यहाँ पर जो P पॉइंट है बच्चों ये कहाँ है, सोचना ये है कि जो P पॉइंट है ये कहाँ है, ये जो P पॉइंट है ये कहाँ है, P पॉइंट कहाँ है। तो बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये P पॉइंट यहाँ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरऑल 90 ही जाएगा, मगर शर्त यहाँ पर ये होनी चाहिए कि इस मिड पॉइंट के अगल बगल तो हो, मतलब मिड पॉइंट से या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो चले,
चलेगा, क्योंकि 90 डिग्री वो एंगल बनाएगा। मगर अब ऐसा ना हो कि इस पॉइंट पी पॉइंट को ले जा करके आप एंड पर ही रख दो, मतलब इनफाइनाइट वायर के एंड पर ही रख दो, उस केस में फार्मूला चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से सुनिए, ये जो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, ये सवाल है कहाँ पर है सर? इनफाइनाइट वायर की वजह से तो है, मगर ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ है? ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? तो हमने कहा कि जो मिड पॉइंट है उसी के आसपास होना चाहिए, तब तो ये फार्मूला ठीक है। मगर अगर इस पी पॉइंट को आप इनफाइनाइट वायर के एंड पर लेके चले जाओगे, जैसे ये प्लस का इनफाइनाइट है मिसाल के तौर पर, और ये माइनस का इनफाइनाइट है, इसके इस पी पॉइंट को इसके एंड पर लेके जाओगे तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जा सकता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है, यहाँ पर हम लिख दें, ये फार्मूला किसके लिए है बच्चों? फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, मिड POINT, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इसी में मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। ये किसके लिए है? मिड पॉइंट के लिए है, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए है। चलिए अब इसको रफ कर दें, और अब मैं आपको इसी में बताता हूँ एक दूसरी बात। तो केस थर्ड हो गया, देखिए, तो केस थर्ड में भी आपने क्या देखा बच्चों? केस थर्ड में क्या देखा आपने? केस थर्ड में क्या देखा? देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पर इनफाइनाइट वायर की वजह से कहाँ पर है? ये मिड पॉइंट पर, ठीक है, वाया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A, यही तो है, ठीक है। ये कहाँ पर है? मिड पॉइंट ऑफ वायर, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेट मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट वायर है और ये कहाँ पर है? मिड पॉइंट के लगभग आसपास है, ठीक है। अच्छा, केस फोर्थ, केस फोर्थ देखिए, केस फोर्थ में क्या मतलब है इसका? ये जो इनफाइनाइट वायर है, ये जो इनफाइनाइट वायर है, ये देखिए, ये जो इनफाइनाइट वायर है, इसको थोड़ा सा यहाँ बना दें, या यहाँ पर पहले लिख दें। केस फोर्थ में ये करना है कि इफ़ पी पॉइंट या पॉइंट P lies नियर दी, नियर नहीं, ऐसा लिख दें, इफ़ पॉइंट P lies एट वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट वायर। तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, फिर से यहाँ से ध्यान से सुनिए। ये आपके पास पी पॉइंट था, ये वायर का एग्जांपल कौन सा ले रहा हूँ मैं? फाइनाइट वायर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एम था, ये एन था। ये बताओ यहाँ पर ये अगर मिड पर होता तो ये फाई 1 था, ये फाई 2 था, दोनों आपस में बराबर थे, फाई बराबर थे, ठीक है। इस पी पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ ले लोगे, इस जगह ले लोगे, तो यहाँ पर अगर पी पॉइंट को ले लोगे तो यहाँ से सारा सिस्टम हटा दो ये सब, ठीक है, हटा दो, यहाँ से हटा दिया। अच्छा, ये पी पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसको यहाँ से मिला दो। अब ये एंगल कौन सा बन जाएगा? फाई 2। ये वाला एंगल कौन सा बनेगा? फाई 1। बेटा देखो, क्या फाई 1 कम नहीं हो गया फाई 2 से? मतलब पी पॉइंट जैसे ऊपर शिफ्ट हो रहा, एंड की तरफ जैसे जैसे जा रहा, वैसे वैसे एंगल, ये वाला एंगल छोटा होता जा रहा। मतलब पी पॉइंट जिसकी तरफ जाएगा उसका एंगल छोटा होता जा रहा। अच्छा चलो और छोटा करके दिखाते हैं आपको। इस पी पॉइंट को, ये इसका एंड पॉइंट है, इस पी पॉइंट को यहाँ ले लो, यहाँ देखो, अब देखो, इस पी पॉइंट को यहाँ ले लो, तो यहाँ से मिलाओ और इसको यहाँ से मिलाओ और ये ऐसे मिलाओ। अब देखो यहाँ से फाई 2 ये रहा और ये वाला कौन सा है? फाई 1 है। देखो इस समय फाई 1 और फाई 2 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे ये पी पॉइंट इस एंड के पास में आएगा उस समय फाई 1 कितना हो जाएगा? 0, और फाई 2 कितना हो जाएगा? फिर वही ओवरऑल 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है ना, तो इनफाइनाइट वायर में कितना जाएगा? 90 डिग्री जाएगा ही जाएगा। भाई इनफाइनाइट वायर है ना, तो ओवरऑल कितना जाएगा? 90 डिग्री जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर आपने देखा कि वायर कैसा है? इनफाइनाइट वायर है। वायर कैसा है बच्चों? इनफाइनाइट वायर है। देखिए इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और इस इनफाइनाइट वायर के यहाँ पर इस जगह पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि ये ओवरऑल ये वाला कितना जाएगा?
मतलब इसका जो फ़ाई 2 एंगल है वो कितना जाएगा बच्चों, वो तो जाएगा 90 डिग्री। मगर जो फ़ाई 1 बच्चों होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना आपको ये वायर कैसा है बच्चों, इनफाइनाइट। तो फ़ाई 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और फ़ाई 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये जो P पॉइंट है ये यहाँ होता तो क्या होता, यहाँ होता। तो अगर ये P पॉइंट यहाँ होता तो फ़ाई 2 0 हो जाता और फ़ाई 1 90 हो जाता। ठीक है, तो किसी भी एक एंड पे रखिए। तो इसी फार्मूले में आप देखिए BP, ठीक है, इनफाइनाइट वायर की वजह से निकालना है। इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको चाहिए इज इक्वल टू μ0/4 बच्चों यही रहेगा, I/A यही रहेगा, साइन, ठीक है, फ़ाई 1 कितना रख दिया जाए, 0 डिग्री, प्लस फ़ाई 2 कितना रख दिया जाए, 90 डिग्री, तो साइन और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए साइन 0 0 साइन 91, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये μ0/4 I/A, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो यही तो आएगा। BP कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, ये कहाँ पर है बच्चों, ये है एंड ऑफ द इनफाइनाइट वायर, ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट वायर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, बस। तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि जब इनफाइनाइट वायर है तो मिड पॉइंट पर कितना आता है, μ0/2 I/A, और जब एंड पर निकालना है इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ भी इनफाइनाइट लिख दो तो बढ़िया रहेगा, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट वायर के मिड पर है तो μ0/2 I/A है, और जब इनफाइनाइट वायर के एंड पर है तो कितना है, μ0/4 I/A। बच्चों कौन सा ज़्यादा है, देखो यहाँ पर 4 है, नीचे 4 है, इसका मतलब इनफाइनाइट वायर की वजह से एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, यहाँ 2 है, कम है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट पर ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ से ये साफ साफ पता चल रहा है, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। इसका मतलब ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक जो वायर है उसके BP इनफाइनाइट वायर के मिड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है किससे, BP पॉइंट कहाँ होगा, अगर इनफाइनाइट वायर की वजह से कहाँ पर होगा, एंड पर होगा। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर है, इन दोनों टॉपिक से ये क्लियर है। यहाँ पर इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, अलग अलग वैल्यू ले, मतलब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो 2 टाइम्स आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डिवाइड करोगे तो अपने आप ये सॉल्व करके आ जाएगा, ये ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है।